हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए लेके प्रस्तुत हूं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए यूनिक पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम बिहार एसएससी सीजीएल 3 के अलावा एसएससी सीजीएल, बीपीएससी 68वीं, बिहार दरोगा या सिविल कोर्ट, इन सारे एग्ज़ामों में आप लोगों को इससे काफ़ी सहयोग मिल सकता है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें, और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग आंसर कमेंट कर बताते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था। तो इटली के पुनर्जागरण के कवि के बारे में आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दांते जो थे वो इटली के पुनर्जागरण का कवि थे, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, तो दांते को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और उसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, कौन सा, डिवाइन कॉमेडी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, दांते के द्वारा। और दांते को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। तो थॉमस कप किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप, ठीक है। और ये थॉमस कप जो है आप लोग कह सकते हैं पुरुष प्रतियोगिता में दिया जाता है। वहीं महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा दिया जाता है, तो उबेर कप दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आप लोग याद रख सकते हैं क्रिकेट में कौन सा है, तो एसेज है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर। रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं। तो आप लोग बताइए कि रेगिस्तान के बादल क्यों नहीं बरसते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। तो पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इटली में स्थित है पीसा का लीनिंग टावर, ठीक है। और इसे कब बनवाया गया था, तो इसका जो निर्माण जो है वो 1173 में शुरू हो गया था और इसे बनने में लगभग 200 साल लग गए थे, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार जो थे वो बोनानो पिसानो था। कौन, तो बोनानो पिसानो जो थे इसके वास्तुकार थे पीसा का लीनिंग टावर का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कटक में स्थित है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय एटलस और विषय मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है, तो संस्थान, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। और बेंगलोर में क्या स्थित है, तो आप लोग को राष्ट्रीय विमानिकीय प्रयोगशाला जो है वो कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 पे। और छठा नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित कोल्ड ड्रिंक्स में से कौन अन्य से भिन्न प्रकार का है। तो देखिए इसमें से कौन सा भिन्न प्रकार का हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये भिन्न प्रकार के हो जाएंगे, क्योंकि ये लिम्का जो है वो किस चीज़ को सूचित करता है, तो आप लोग को पता होगा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से भी आता है। और इसमें क्या होता है, तो भारत के जो रिकॉर्डधारी होते हैं उनका नाम इसमें अंकित किया जाता है। और इसका प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका प्रकाशन कोको कोला के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक। तो मैकडोनाल्ड किस तरह की श्रृंखला है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरह काम करता है मैकडोनाल्ड। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, सारनाथ पिलर की वस्तु का नमूना है। तो सारनाथ पिलर किसका नमूना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुगल नहीं, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन, तो सारनाथ जो है वो मौर्य कला का आप लोग कह सकते हैं कि नमूना है, ठीक है। और ये किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और
आप लोग इसे याद रखिएगा कि इसे हमने क्या किया है, तो भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी यहीं से लिया, प्रतीक चिन्ह जो लिया ना वो यहीं से लिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला कहलाती है। तो ये कौन सी पर्वतमाला कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरावली कहलाती है। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि अरावली जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अरावली जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत में आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, खिसकती बर्फ संहित को कहते हैं। तो खिसकती बर्फ संहति को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खिसकती बर्फ संहति को जो है प्लावी बर्फ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यहूदी मेन्यूहीन अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वायलिन के लिए ये प्रसिद्ध थे। कौन, यहूदी मेन्यूहीन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अंतिम गुरु थे। ठीक है, अगर इसी में आप लोग याद रखिएगा तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, और कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1966 को। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, पहले गोवा में का शासन था। तो गोवा में किसका शासन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, और पुर्तगाली गोवा को आप लोग याद रखिएगा कि पुर्तगाल के गवर्नर कौन थे, अल्बुकर्क, पुर्तगाल के नहीं, जो गवर्नर अल्बुकर्क थे उन्होंने क्या किया था, तो 1510 ईस्वी में, कब, 1510 ईस्वी में गोवा को किससे, तो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को छीन लिया था 1510 में। ठीक है, और तब से उनका शासन चला आ रहा था गोवा पे। ठीक है, और 1961 में गोवा आज़ाद होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर, एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनार्की कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आप लोग इसका उत्तर कीजिए, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा की गई। तो आप लोग से पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है आपके मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं। तो बताइए आधे अधूरे जो है वो उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। तो कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। ठीक है, और ये सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति बने थे जो आप लोग कह सकते हैं विश्व के सबसे ज़्यादा उनमें प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति बने थे। ठीक है, अब और ये कब बने थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1977 ईस्वी में। अब हम लोग, और ये प्रथम आप लोग कह सकते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। तो अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एनी बेसेंट, और ये इनके द्वारा कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। ठीक है, वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी, तो सरोजनी नायडू, और वो कब बनी थी, तो 1925 में। ठीक है, और वो कहाँ बनी थी, तो कानपुर अधिवेशन में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 19 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में
परिचित व्यक्ति थे। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप कौन स्थापना किए थे आज आर्य समाज का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। और इनके द्वारा ये कब किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1875 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? तो INS विराट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विमान वाहक है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है? तो सेवा मुक्त हो चुका है। और कब सेवा मुक्त हुआ है? तो 2017 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है INS विराट को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 64.6% जो है वो भारत की महिला साक्षरता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि भारत की साक्षरता कितनी है, तो 73% है। और पुरुष की साक्षरता कितनी है? तो आप लोग याद रखिएगा कि 80.9%, यानी लगभग 81%। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंबल और साबरमती से ये अरावली क्या होती है? तो द्विभाजित होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर। सांड की लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्पेन की राष्ट्रीय खेल है। वहीं कनाडा की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी और क्रिकेट जो है कनाडा की राष्ट्रीय खेल है। और चीन का कौन सा है? तो चीन का आप लोग याद रखिएगा टेबल टेनिस। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न हमारा है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, और ये गुरु अंगद देव जो थे ये आप लोग कह सकते हैं कि दूसरे गुरु थे, ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? तो 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, तो मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। और 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? आप लोग उत्तर कीजिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति, तो पृथ्वी की गति क्या होती है? तो देखिए इसका उत्तर क्या बन जाएगा? तो बी इसका सही उत्तर। जब उसके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति क्या होती है? घट जाती है। और जब उसके बीच, और इसके विपरीत भी सत्य है, तो और जब इसकी बीच की दूरी घटेगी तो क्या होगी? स्पीड बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ती है तो स्पीड घट जाती है। तो इस हिसाब से हमारा डी भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा सही हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर। आप लोग उत्तर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रबल एकाधिकार विरोधी प्रावधान जो है इसके ये सही उत्तर नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है? माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो 28 का आप लोग उत्तर कीजिए, और 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन बी, तस्लीमा नसरीन जो है माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं, ठीक है। और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि अरुंधति का कौन सा है? तो अरुंधति के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये राम राय होगा, ठीक है। ये राजा नहीं होगा, राम राय होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर।
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है, तो इसका सही उत्तर कीजिए। और 31 का सही उत्तर कौन हो जाएगा? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल क्या होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और ये अनुच्छेद 54 में वर्णित है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32वां प्रश्न क्या करा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लंदन में है। ठीक है, अब हम लोग और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना जो है 1961 में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में बनाया था। ठीक है, और वहीं शिशुनाग के पुत्र कालाशोक जब शासन करते हैं तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? तो पाटलिपुत्र। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 34 नंबर। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पे बसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंगा और सोन के संगम पे बसा है पाटलिपुत्र। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात की। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 36 नंबर। दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37। सतलुज नदी का उद्गम है, तो सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम जो होता है वो चीन में होता है, और चीन में आप लोग कह सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि तिब्बत में। तो इसमें इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, तो ये भी आप मार सकते हैं क्योंकि तिब्बत में होता है, और तिब्बत जो है वो चीन का ही भाग है, तो ये भी आप लोग मार सकते हैं। ठीक है, और ये तिब्बत में भी कहाँ से होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये राकसताल झील से होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चना जो है वो खरीफ फसल नहीं है, क्योंकि खरीफ फसल क्या किया जाता है? तो जो आप लोग कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, तो चना जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि रबी फसल है। ठीक है, और बाकी ज्वार, बाजरा, मक्का ये सारे क्या हैं? तो खरीफ फसल हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न क्या करा? मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न क्या करा है? इनमें से कौन मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो बिहार की भाषा कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, अवधी जो है बिहार की भाषा नहीं है। ये कहाँ की है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ की? तो अयोध्या में मूलतः बोली जाती है, और तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में ही लिखी है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून चक्रवात से कौन सा देश आप लोग कह सकते हैं कि प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन सागर। ये चीन और जापान जो है वो टाइफून से प्रभावित होते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया जो है वो, ऑस्ट्रेलिया में क्या आता है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास बिलीबिली आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? तो अस्थायी पवन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यापारिक पवन जो है अस्थायी पवन है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यह एक राजपूत दुर्ग है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मूल अधिकार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, या इनकी यात्रा वृत्तांत कौन सी है? तो इंडिका। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बने थे? तो उनके पुत्र बिंदुसार बने थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न
47 नंबर, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह से नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार शरीफ से। और गांधी जी जो हैं कुल 5 बार जो है वो बिहार की यात्रा करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भागलपुर में जो है वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पे ज़्यादा जोर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, बिहार में विद्युत तेल इंजन कारखाना स्थापित होगा? तो ये हो चुका है एक्चुअली, और ये कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मधेपुरा में। ठीक है, और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि ये 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन का निर्माण करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, और 50 नंबर प्रश्न क्या करा? बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ। तो बिहार में साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1937 में, जब बिहार में कांग्रेस सरकार बनी थी। ठीक है, 1935 अधिनियम के तहत जब चुनाव करवाए गए थे तो कांग्रेस की सरकार बिहार में बनी थी और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, और उसी टाइम पे बिहार में साक्षरता अभियान का शुरुआत की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर, और 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? किसी तत्व का भंडार संख्या क्या है? किसी तत्व का भार संख्या मास नंबर 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो आप लोग से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन का संख्या आप लोग के पास दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो प्रोटॉन की संख्या तो 7 ही होगी। अब हमारा भार कितना है? तो 18, तो 18 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 और 11। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर, और 52 नंबर प्रश्न क्या करा? हरित गृह ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर, जी स्मॉल जी की इकाई है। तो स्मॉल जी की इकाई क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर, और 54 नंबर प्रश्न क्या करा? नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है। तो देखिए, इसको क्या कहते हैं? तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही है, यानी निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? तो अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर, और 55 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डीएनए जो होता है उत्तरदायी होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो किसके संघनन से बैकेलाइट बनता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संगठन से जो है बैकेलाइट बनता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टेकोफेरॉल बेरी बेरी। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि टेकोफेरॉल को हम लोग क्या कहते हैं? तो विटामिन ई कहते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, और बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर, इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन है, और आप लोग कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो प्रोटीन भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? तो 59 नंबर, क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। तो किस प्रकार कौन सी गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 61 नंबर, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर,
यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से, क्योंकि क्या होता है ये दोगुने गति से बढ़ता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। और 63 नंबर प्रश्न क्या करा? ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब, तो कब ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि का स्रोत परिवेक्षक से दूर होता है तब डॉपलर प्रभाव नहीं बनता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? परमाणु की प्रभावित त्रिज्या है, तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10 के पावर 10। ठीक है, तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब हम लोग इसी में ये 10 के पावर 10 मीटर है, और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि परमाणु की नाभिक की त्रिज्या का क्या होता है? नाभिक की त्रिज्या, तो परमाणु के नाभिक का त्रिज्या जो होता है वो 10 के पावर -15 मीटर होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, तो किस चीज़ के बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग से बचाव के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है, तो कौन सा विटामिन जो है घाव को भरने में सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। ठीक है, और अंश मात्रा में विटामिन ई भी सहायता करता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका रक्तचाप जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा घट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। और 68 नंबर प्रश्न कर रहा है जब कोई ठोस वस्तु पिघलता है तो जब कोई ठोस वस्तु पिघलेगा तो क्या करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। और 69 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? सड़क की रोशनी के परावर्तक सामान्यतः होते हैं, तो किस तरह का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, सड़क की रोशनी के परावर्तक सतह के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं परावर्तक के लिए? अवतल दर्पण का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और प्रश्न क्या कर रहा है? पौधे का जनन अवयव होता है, तो पौधे का जनन अवयव कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्प जो होता है वो पौधे के जनन का अवयव होता है। ठीक है, क्योंकि पुष्प में मौजूद जो पुमंग एवं जायंग होते हैं वो क्या कहते हैं? पुष्प के वास्तविक जनन भाग हैं। ठीक है, अब हम लोग आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप लोग अपनी पढ़ाई इसी तरह जारी रखें। और आपको हमारा ये इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन से मिले और आप उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।